नमस्कार, मैं हूं नकमा और आप देख रहे हैं हम लोग। स्वागत है आपका हम लोग में। आज हम लोग में हम सब यहाँ इकट्ठा हुए हैं बजट को कुछ और समझने के लिए और जानने के लिए कि हमारे लिए यानी हम सब के लिए इस बजट में कुछ है या नहीं है, किसे इससे फ़ायदा हो रहा है, इसका क्या ये बजट जो है इसमें एक विजन है, ये दूरदर्शी बजट है या इससे कोई फौरी फ़ायदा भी होने वाला है। यहाँ पर हमारे साथ एक विशिष्ट पैनल मौजूद है इसे समझाने के लिए और हम तमाम लोग जनता के नुमाइंदे भी यहाँ पे हैं। शुरुआत करने के पहले मैं अभी बातचीत कर रही थी यहाँ पे मौजूद लोगों से और यहाँ पे मौजूद एक साहब का बहुत दिलचस्प कॉमेंट था कि ये बजट कुछ ऐसा उन्हें लगा कि हलवा पूरी और तमाम तरह के पकवान जो हैं इसमें हैं, पर वो हमें 2 साल के बाद मिलेंगे, अभी हमें भूखे रहने के लिए कह दिया गया है। मैं पहले शुरुआत आपसे करना चाहूंगी कि ये बजट आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि हलवा पूरी मिलेगा पर बहुत दिनों के बाद? बजट कुछ ऐसा लगा मुझे, क्या खोया और क्या पाया, खुश हों या रोएं, ये कुछ समझ में नहीं है ये बात। अब लोगों को धीरे धीरे ये जहन में समझ में आने लगा है धीरे धीरे कि कल क्या होने वाला है, कैसा होने वाला है, और उस तरह के रिएक्शंस जो हो रहे हैं उसमें पता चल रहा है कि पूरी बताया गया है कि भूख आज लगी हुई है, तुमको कोई बात नहीं है, बैठो, तुमको खाना मिलेगा, बहुत अच्छा खाना देंगे, तुमको पूरी देंगे, घी का हलवा देंगे, सब कुछ देंगे, लेकिन 3-4 साल 5 साल के बाद देंगे, फिलहाल के लिए तुम ऐसे ही रहो। तो ये जो भूख है वो आज है। संबित जी, आप चूंकि प्रवक्ता हैं बीजेपी के, सरकार की तरफ आप पक्ष रखेंगे, तो आप बताइए कि इन्हें भूख आज है पर इन्हें 2 साल बाद पकवान का वादा है, कुछ इस तरह का बजट है कि लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि यानी कुछ विजन तो है, आगे कुछ मिलेगा लेकिन अभी के लिए कुछ नहीं है। देखिए, सम्मानित जनता है, मेरे सर आंखों पर हैं और जो उनका प्रश्न है स्वाभाविक रूप से मेरा मानना है कि जितने लोग हैं उतनी प्रकार की इंटरप्रिटेशंस हैं। बिल्कुल, हाँ। उनको लग रहा है कि खाना कल मिलेगा, बहुतों को लग रहा है खाना मिल गया, बहुतों को लग रहा है पेट नहीं भरा, बहुतों को लग रहा है पेट भर गया है। और जब 125 करोड़ की जनता की आबादी वाली ये देश है तो स्वाभाविक रूप से विविधता भी रहेगी इसमें, मगर सभी विविधताओं का सम्मान करना है। ये सबका बजट है और सबका लाभ है। सबका बजट है। एक पहला भाव जो आता है, जब कल बजट आया था तो जो सैलरीड मिडिल क्लास है उन सबको लगा कि हमारे लिए कुछ नहीं, और वो इसलिए मैं साफ कर दूं कि हमेशा मिडिल क्लास को उम्मीद रहती है सैलरी क्लास को कि हमारे लिए टैक्स में कोई छूट और ये वो इस तरह का होगा। आप मिडिल क्लास को रिप्रेजेंट कर रही हैं, आपने अभी कहा कि आपको ऐसा लगा कि उसमें कुछ भी नहीं है, क्यों लगा ऐसा आपको? मेरे को ऐसे लगा कि जैसे बजट में मेरे लिए, बिकॉज आई बिलोंग टू, क्योंकि मिडिल क्लास फैमिलीज को बिलोंग करती हूँ, मेरे लिए कुछ नहीं है। या तो ये फायदा हुआ है बिल्कुल पुअर क्लास के लोगों को, हल्का सा है उनको फायदा है, और या फिर हाई क्लास जो खूब रिच हो रही है और रिच से ज़्यादा रिच होती जा रही है, हमारे लिए क्या फ़ायदा हुआ? मेरे को नहीं। आई एम जस्ट स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू, यू जस्ट टेल मी कि मेरे लिए क्या इस चीज़ का फ़ायदा है। आई एम सीनियर सिटीजन ऑल्सो, बिलोंग टू, आई मीन मेडिकल। सीनियर सिटीजन के लिए इसमें कुछ जो रियायतें मिली हैं, क्या वो काफ़ी आपको लगी इसमें? आपके पेंशन के लिए, आपके मेडिकल इंश्योरेंस के लिए थोड़ी सी बड़ी राहत मिली है पेंशन का भी, वो भी अभी लेटर ऑन, नॉट नाउ। उनको जवाब देने दीजिए। बोला अच्छा। और एक ये है कि हमारे लिए क्या हुआ है, कहते हैं ना 60 साल हो गए आज़ादी को, सबका साथ, सबका विकास, सबका साथ, लेकिन विकास में हम थोड़ा से पीछे रह गए हैं अकॉर्डिंग टू माय व्यूज। देयर मे बी डिफरेंट व्यूज फ्रॉम डिफरेंट पीपल। जी, क्योंकि देखिए, हमें क्या चाहिए? हमें सब कुछ चाहिए, मेडिकल चाहिए, पैसे चाहिए, रोज के लिए चाहिए। मैम एक सेकंड, मैं उनको आप थोड़ा जवाब दे दीजिए, सवाल ज्यादा लंबा होगा तो वो कंफ्यूज हो जाएंगे कि उनको बोलना क्या है। नहीं, मगर एक बात तो मैं पहली बात कहूंगा कि आपने बहुत सही बात कही कि गरीबों के लिए है और अमीरों के लिए भी है। आपने पूछा कि हमारे लिए क्या है। देखिए, 2 तबकों के लिए तो आपने कहा कि है, आपके लिए भी है। आप देखिए, मेडिकल इंश्योरेंस में हमने उसमें रियायत दी है कि आप अगर 25,000 तक कम उम्र के लोगों का इंश्योरेंस है तो जो उससे बड़े उम्र के हैं उनके लिए 30,000 तक की छूट हमने दी हुई है। और आप देखिए, पिछली बार भी इन कंटिन्यूम देखिए, ये तो पहला पूरा बजट था। जो पिछली बार भी अरुण जी ने बजट प्रेजेंट किया था उसमें भी जो एग्जेम्पशन लेवल था वो एज के अनुसार आपके लिए ज्यादा था कंपेयर टू व्हाट द यंग पीपल वुड हैव। तो डेफिनेटली वो कंट्रीब्यूशन है, और स्पेशली जो आपने हेल्थ की डिमांड की, हेल्थ में ही एग्जेम्पशन दिया गया है। तो इसलिए मिडिल क्लास के लिए नहीं है और आपके लिए स्पेशली नहीं है, ये मैं उचित नहीं मानूंगा।
4,44,000 तक का एग्जामिशन मैं मिडिल क्लास के लिए इंट्रोड्यूस करना चाहूंगी प्रोफेसर यशपाल को, जो शिक्षाविद हैं, जाने माने एजुकेशनिस्ट हैं। आप सर कुछ कहना चाह रहे हैं इस पर? देखिए, मोदी साहब की मेहरबानी से, उनकी बहुत उम्दा पर्सनालिटी और उनके विचारों से इस बार सरकार के पास काफ़ी पैसे होंगे। और एक बार मुझे जो बहुत सालों से शर्म आती जाती है कि हमारे कितने किसान अपनी ज़िंदगी खो देते हैं हर साल, और हम बैठे रहते हैं, हम अपने प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे हैं। इफ वी कैन डिसाइड दैट आफ्टर दिस नो, कि इसके बाद कोई किसान मरेगा नहीं भूखी से, उसके बच्चे नहीं मरेंगे, हम ऐसा देश बनाना चाहते हैं, ऐसी पॉलिसीज बनाना चाहते हैं, इस तरीके से पैसे बांटना चाहते हैं, मनरेगा हो, कोई और हो, कोई तरीका भी हो जी। ये अगर नहीं कर पा रहे तो बाकी चीजों का क्या फायदा यार। जी, दूसरी एक बात और कि एजुकेशन में बजट जो है और वो कटा है। आप यहाँ पे बैठी हैं, अभी आप मुझसे कह रही थी कि अगर आपको शिक्षा पे लोन महंगा कर दिया गया है तो बच्चे पढ़ेंगे कैसे? हाँ जी गाड़ी सर। पे लोन सस्ता है। आप ये बताइए कि कार ज्यादा जरूरी है कि एजुकेशन ज्यादा जरूरी है? नहीं, आप कार स्वाभाविक के रूप से बिना रह एजुकेशन सकते ज्यादा हैं। जरूरी है। पर इसका कोई एजुकेशन का बजट जब घटता है तो फिर एजुकेशन इसका कुछ समझ नहीं आ रहा। दूसरे कि सर्व शिक्षा अभियान पे भी जितना खर्च होता था वहां भी कमी कर दी गई है। तो मैं एक बहुत महत्वपूर्ण विषय आरंभ में ही कह दूं, उससे डिस्कशन थोड़ा इजी रहेगा। आप देखिए, इस बजट का जो सबसे महत्वपूर्ण विषय है वो नंबर 1 है फिस्कल फेडरलिज्म, और उससे क्यों घटा है मैं बताता हूं। हर जगह एलोकेशन क्यों घटा है। फिस्कल फेडरलिज्म के अंतर्गत आप देखिए, जो फाइनेंशियल कमीशन बैठती थी वो अपना रिपोर्ट सबमिट करती थी, सरकार कई बार मानते थे, कई बार डिसेंट नोट देके नहीं मानते थे। जो हिंदुस्तान में टैक्स इकट्ठा होता है वो टैक्स पे अधिकार दोनों का होता है, सेंटर का भी होता है और राज्य सरकारों की भी होती है। जो फाइनेंशियल कमीशन है वो तय करती है कितना प्रतिशत सेंटर के पास जाएगा और कितना प्रतिशत स्टेट के पास जाएगा। इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि एक बहुत बड़ी संख्या जो है वो राज्यों के लिए तय की गई है। पहले 32% तक राज्यों को मिलता था, जो भी धन इकट्ठा होता था उसका मेजर पोर्शन हम रखते थे, अर्थात सेंटर रखता था, और राज्यों के पास मात्र 32% जाता था। इस बार पहली बार ऐसा हुआ कि फेडरलिज्म के अंतर्गत फाइनेंशियल कमीशन ने भी कहा कि आप 42% राज्य को दीजिए, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को अलग से दीजिए, पंचायत को अलग से। 47% इफेक्टिवली अब राज्यों को जाएगा। अगर हम अपने मेजर बजट का चंक राज्यों को देते हैं, हम राज्यों को सशक्त भी करते हैं, और इस संघीय ढांचा के लिए मोदी जी खड़े भी हैं। मैं परंजोय को इसमें इंक्लूड करना चाहूंगी। परंजोय, हम कल से इस पर चर्चा करें। हम जान रहे हैं जो वो कह रहे हैं वो एक पक्ष है कि राज्यों को क्या इससे फेडरलिज्म को बढ़ावा मिला है, या यहाँ पे भी कुछ कैच है कि आप कुछ कैच है जी। हाँ। जेटली जी सब मैम एक सेकंड। जेटली जी सबको खुशी करने की कोशिश किए ना, बुजुर्ग व्यक्ति, युवाओं को, गरीब को, मध्य वर्ग को, कोई खुश नहीं है। इसके कारण है, देखिए अगर आप बजट का आंकड़ा देखेंगे, कोई भी खुश नहीं है, ना कोई मध्यम खुश वर्ग नहीं। ना आज गरीब कोई ना भी अमीर। खुश नहीं है। तो ये संबित किसी का पात्रा- बजट नहीं संबित पात्रा है। जो खुश प्रो है। कॉर्पोरेट कहा जा रहा है, क्या वो प्रो कॉर्पोरेट है? बिल्कुल बिल्कुल प्रो कॉर्पोरेट। संबित पात्रा खुश है जरूर, वो भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता है, उनका काम है। अरुण जेटली जी खुश है, वो बहुत ज्यादा आशावादी है। इतना आशावादी होना भी ठीक नहीं है, वास्तव में आप रहिए। देखिए, मैं एक दो चीज कहना चाहता हूँ। पूरा जो योजना में जितना पैसा देना चाहिए, अगर आप बजट का आंकड़ा देखेंगे, जो बजट में था पिछले साल और इस साल 1 लाख करोड़ का कम हो गया। आप कह रहे हैं शिक्षा में खर्चा नहीं हो रहा है, स्वास्थ्य में खर्चा नहीं हो रहा है, ग्रामीण इलाका में खर्च नहीं हो रहा है, कृषि के लिए खर्च नहीं हो रहा है। आप क्या कर रहे हैं कि ये खर्च क्यों नहीं हो रहे, ये आप नहीं बता रहे। खर्च कम हो गया, आपका वित्तीय घाटा कम हो गया, आप बहुत खुशी है, कॉर्पोरेट सेक्टर खुशी है, स्टॉक मार्केट खुशी है। एक चीज मैं और आखिरी देखिए, ये जो सरकार ये कहा कि जो मुद्रास्फीति, उन्होंने अपने जो बजट का जो अनुमान है इसमें दिखाया कि 3 से 3.5 होगा, और बजट का कुछ घंटों के बाद डीजल और पेट्रोल का दाम 3 रुपया बढ़ा दिया। तो सचमुच कैसे आप मुद्रास्फीति के ऊपर अंकुश लगाएंगे? और मुद्रास्फीति ऐसा चीज है, हर व्यक्ति का जेब काट देते हैं और गरीब के ऊपर इसका ज्यादा असर पड़ता है। तो
आप कुछ भी कहिए, बजट के भाषण में आप कहिए मैं गरीब के लिए ये कर रहा हूं, हम किसान के लिए ये कर रहा हूं, हम हर व्यक्ति के आंसू हम निकाल रहे हैं, आप कुछ भी कहिए, मगर असलियत और कुछ है जी, और सब समझते एक इसका क्रिटिसिज्म ये भी परंजोय, काफी लोग जो आपसे सहमत नहीं है और उस पर भी बहुत लोग एनालिसिस कर रहे हैं कि ये बजट बड़ा विजनरी लग रहा है कि इंटेलिजेंट बजट है, लग रहा है कि इसमें एक प्लानिंग है, एक रोड मैप है। देखिए इतना विजनरी है भाई साहब, इंतजार करेंगे, हम लोग भी इंतजार कर रहे हैं, जब वो विजन जब पूरी हो जाएगा हम भी इंतजार करेंगे जी। अब आप 12 महीना का देखिए, ये जितने सारे आंकड़ा उन्होंने दिया, 12 महीने के बाद आपको मालूम पड़ेगा ये सच था ये नहीं। और ये जो लगातार हो रहा है कि कॉर्पोरेट्स के लिए, संजीव बजाज एमडी है बजाज कैपिटल के, आपको लगा कि ये बजट आपके लिए है, कॉर्पोरेट्स क्या खुश हैं इससे? देखिए एक चीज हमें समझना है, क्या ग्रोथ ओरिएंटेड लग रहा है आपको ये बजट? इट इज अ ग्रोथ ओरिएंटेड बजट। इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर में काफी इन्वेस्टमेंट हो रही है। जब बिजली पानी आएगा तो आप लोगों को ही मिलेगा। देखो बिजली पानी हवा से नहीं बनता, तो किसी को इन्वेस्ट करना पड़ता है, इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट होती है, रोड्स इंप्रूव होती हैं, तभी आपको वो रोड्स मिलती हैं। तो इसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, पावर प्लांट सारे हैं, कॉर्पोरेट्स में टैक्स कट कर दिया गया है, उससे ये है कि पूरी स्टॉक मार्केट बढ़ जाएगी, कॉर्पोरेट्स को और पैसा मिलेगा, आप लोगों की सैलरीज बढ़ेंगी। तो ये तो होएगा। देखिए जब कॉर्पोरेट्स के पास ज्यादा पैसा है तो जो एक मिडिल कॉमन मैन है उसकी सैलरीज बढ़ेंगी, जो काफी 3-4 साल से ग्रोथ नहीं आ रही। देखिए एक ये हुआ है कि 3-4 साल से जो बजट्स हैं वो अल्ट्रा पुअर के लिए बजट्स थे। देखो बजट का पर्पस था वोट्स खरीदने। तो ये मैं नहीं बोलूंगा कि ये बजट बिल्कुल डिफरेंट था, तो बिकॉज इसमें भी कॉमन मैन को शॉर्ट टर्म के लिए भूल दिया गया है। मतलब कॉमन मैन जो मैं बोलता हूँ, जो मैं मिडिल क्लास को बोलता हूँ, बिकॉज मिडिल क्लास की मोटिवेशन से कंट्री चलती है, बिकॉज मिडिल क्लास के टैक्स से कंट्री चलती है, मिडिल क्लास की मेहनत से कंट्री चलती है। तो उनके लिए इमीडिएटली नहीं मिला, बट लॉन्ग टर्म जो एक मिडिल क्लास को जो फायदा होएगा, जो मिडिल क्लास अभी नहीं समझ रहा कि उनको सबको सैलरी इंक्रीमेंट्स जो पिछले 4-5 साल से 3 साल से रुकी हुई थी, अब आपको इंक्रीमेंट्स मिलनी शुरू होगी, तो आपको लॉन्ग टर्म फायदा होएगा। हाँ, बट ये है कि ठीक है, आज की डेट में कॉर्पोरेट्स जो एक 3-4 साल से सफर कर रहे थे, उनको एक रिलीफ चाहिए था, जो इसमें थोड़ा बहुत मिला है। अमित कौशिक, आपको, आप पूर्व सलाहकार रह चुके हैं, आर्थिक सलाहकार, आपको कैसा लग रहा है? क्या ये तमाम बातें जो कह रहे हैं संजीव बजाज, वो आपको बातें सच लग रही हैं? क्या ये बजट ऐसा है जो कि इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देता है और लोगों में बचत की आदत को बढ़ाएगा? लेकिन मुझे ये भी लग रहा है कि ये जो बजट है शायद कहीं कहीं से काले धन की को वापस सिस्टम में, फाइनेंशियल सिस्टम में लाने की कोशिश कई लोगों को यहाँ पर काफी नजर आ रही है। कैशलेस सोसाइटी की भी आप बात करते हैं, क्रेडिट कार्ड के इस्तेमाल की बात है, पर क्रेडिट कार्ड और महंगा भी है इस्तेमाल उसका करना, तो ये तमाम चीजें इसमें हैं। क्या कोशिश इस बजट में आपको लग रही है? देखिए मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी बजट जो है उसको इमीडिएट उसका क्या फ़ायदा है, उसके अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो वो शायद इतना ठीक नहीं है। हालांकि हम सबकी ये आशा होती है कि इस बजट से कोई इमीडिएट रिलीफ मिले। सवाल ये है कि उस बजट का असर अगले साल या उससे अगले साल होने जा रहा है कि नहीं जा रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि इस बजट में एक डायरेक्शन ज़रूर है, और ये भी सही बात है कि इमीडिएट उसकी गेंस नहीं हो सकती हैं, लेकिन जैसे फिस्कल फेडरलिज्म की बात की पात्रा साहब ने, तो इन चीज़ों से जो स्टेट्स की एम्पावरमेंट है वो बढ़ेगी। स्टेट्स जो हमारे हिंदुस्तान में स्टेट्स के पास करने के लिए बहुत कुछ है, वो नहीं कर पा रही थी क्योंकि फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट से, तो उसको बढ़ावा मिलेगा। और सेंटर का भी एक डायरेक्शन ज़रूर है, लेकिन ये भी हमेशा हम कह सकते हैं कि जो भी किया है वो कम किया। अब सवाल ये है कि हमारे पास कितने पैसे हैं, और लग रहा है कि ये जो टैक्स जो टैक्सेबल सेक्शन है, जो टैक्स देता है, जो कि शायद 3 से 4% है पूरी आबादी का जो वाकई इनकम टैक्स देता है, उसको उस पर बोझ और ज्यादा बढ़ता जा रहा है, और वो तमाम लोगों का बोझ ढोता है जो टैक्स नहीं देते हैं। और सबसे बड़ी चुनौती ये है सरकार की कि उनको वो टैक्स सिस्टम में लाएं अंदर। तो ये कोशिश कहीं नजर आ रही है? मुझे वो कोशिश तो बहुत नजर नहीं आ रही है, लेकिन ये सवाल है कि आज ये सिर्फ इस बजट की बात नहीं है, हमेशा से यही रहा है जी, कि जो पैसे दे सकते हैं, जो टैक्स दे सकते हैं, उन्हीं से टैक्स लेते हैं, उन्हीं के टैक्स से एक्सपेंडिचर होता है। प्रोफेसर यशपाल, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? उसके बाद मैं ब्लैक मनी की बात करना चाहूंगी। जी, कहना चाहूँगा, माफ़ करिएगा, हमारी सबकी आदत ये हो जाती है कि हम इकोनॉमिस्ट बन के उनकी लैंग्वेज बड़ी भारी भरकम शब्द इस्तेमाल करते हैं जिसमें लोग कंफ्यूज, घबरा जाएं थोड़ा। बात ये है कि कम तरक्की भी जब हुई देश में, 4% भी ले लीजिए, 5% हो गई, 8% हो गई, अब भी शायद 8% हो जाए। आयकर देते हैं 3% जी। भारतवर्ष में
आयकर देते हैं 3% 3% लोग। अच्छा नहीं, इसमें और- 2% लोग को कोई रास्ता नहीं है, वो तनख्वाह मिलने का पहले काट जाता है। You are an economist, just hold on. The agriculture production increases by 2%, 2.5%. इसका मतलब है कि किसान की किस्मत है कि हर साल 2% ज्यादा पुअर होता जाए, क्योंकि बाकी सब आगे बढ़ रहे हैं। अरे ऐसा देश कब तक चलेगा यार? सोचिए जरा, ये इकोनॉमिस्ट और पॉलिटिशियंस और होशियार लोग हैं, मैं भी उनमें अपर क्लास है, इस तरह थोड़ा सा चलेगा तो अगर किसान मरते जाएंगे तो कैसा हो जाएगा, किस किस्म की मोरालिटी हो जाएगी इस देश में। ये नहीं होना चाहिए, पहले उसको हैंडल करिए, आप देखेंगे अगर करेंगे तो बाकी सब चीजें भी ठीक होने लग जाएंगी।